गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास की, और भारतीय इतिहास का आज हमने टॉपिक लिया है वैदिक सभ्यता। और आज इसको आपको पहले इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर इससे जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं तो वे करेंगे, और उनको भी डिटेल से बताएंगे। उनसे रिलेटिव जितने भी और पॉइंट बनेंगे वो सभी के सभी कराएंगे। तो फ्रेंड्स इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता की क्लास कर ली है। सिंधु सभ्यता के MCQ क्वेश्चन की क्लास आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो क्लास जरूर देख सकते हैं। तो अब ज्यादा टाइम न लगाते हुए फ्रेंड्स माँ सरस्वती का नाम लेकर करते हैं आज की क्लास शुरू। तो फ्रेंड्स जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैदिक सभ्यता। तो देखिए हम वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा बेसिक से पढ़ते हैं। तो सभ्यताओं को दो भागों में बांटा गया था। जो सभ्यता थी वो इसको कितने भागों में बांट दिया था? दो भागों में। पहला भाग क्या था? ऋग्वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल की सभ्यता, और उसका समय क्या रखा था? 1500 BC से 1000 BC तक, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरी हमारी क्या थी? उत्तर वैदिक काल की सभ्यता, यानी उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी इसका काल रखा गया था 1000 BC से 600 BC तक, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, वेदों की संख्या 4 थी। यानी वेदों की संख्या कितनी थी? 4 थी। आई होप कि आपको भी पता होगा कि हमारे वेद कितने हैं? 4 है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, और फिर क्या हमारा सामवेद, फिर हमारा यजुर्वेद, और लास्ट का हमारा क्या है? अथर्ववेद। अब हम देखते हैं ऋग्वेद को, यानी ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो पहला पॉइंट है ऋग्वेद की रचना वेद व्यास ने की थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि ऋग्वेद की रचना किसने की थी। ये सेम टू सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स परीक्षा में कि ऋग्वेद की रचना किसने की थी। तो किसने की थी ऋग्वेद की रचना? वेद व्यास ने। अब देखिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं, और 10,462 मंत्र हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको याद करने का क्या, यानी 10 10 और 10 28 462, बस आप ऐसे याद कर लीजिए 10 10 28 और 10 462, बस आपको ऐसे याद कर लेना इन संख्याओं को। तो अब अगला पॉइंट है फ्रेंड कि मंडल 2 और 7 मंडल को वंश मंडल कहलाते हैं, यानी ये दूसरा और 7वां इनको क्या कहते हैं? वंश मंडल कहते हैं। अब अगला पॉइंट है 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, यानी सोम देवता कौन सा मंडल समर्पित है? 9वां मंडल। अब अगला पॉइंट है फ्रेंड ऋग्वेद का पाठ करने वाले औरत कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं? औरत कहलाते हैं। और ये प्रश्न SSC ने कम से कम 10 से 15 बार पूछ लिया है, अलग अलग परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया है कि ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं। तो अगला पॉइंट है कि सबसे प्रमुख पवित्र नदी क्या थी जो ऋग्वेद में थी? वो क्या थी? सरस्वती नदी। ऐसा ना करें कि गंगा कर दें, गंगा नहीं थी हमारी, क्या थी? सरस्वती नदी। अगला पॉइंट है अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया। कहां से लिया गया? अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया। अब अगला गायत्री मंत्र का उल्लेख मंडल 3 में है, यानी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ही कौन से मंडल में है? तो कौन से मंडल में आ जाएगा? 3रे मंडल में। और ये गायत्री मंत्र ये किसके समर्पित है? सूर्य को। अब अगला पॉइंट है मंडल 10 को सबसे बाद में जोड़ा गया, यानी कौन से मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया? 10वें मंडल को। अब देखिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट 10वें मंडल में गंगा यमुना का उल्लेख मिलता है, यानी गंगा और यमुना का किस मंडल में उल्लेख मिलता है? मंडल नंबर 10 में। अब अगला पॉइंट है फ्रेंड कि ऋग्वेद में इंद्र देवता की पूजा होती थी, यानी पूछ लेगा हमसे परीक्षा में कि ऋग्वेद में किस देवता की पूजा होती, तो किसकी होती थी? इंद्र देवता की। आपको यह भी याद रखना कि ऋग्वेद में इंद्र देवता की पूजा होती थी। तो ये थे हमारे ऋग्वेद से कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट। अब देखते हैं हमारे सामवेद को। तो देखिए सामवेद के बारे में मुख्य पॉइंट क्या? सामवेद भारतीय संगीत का जनक है, यानी भारतीय संगीत का कौन सा वेद? संगीत भारतीय संगीत का कौन सा वेद जनक है? तो कौन सा हो जाएगा? भारतीय संगीत का सामवेद।
अब अगला पॉइंट है, सामवेद का पाठ करने वाले उद्गात कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उद्गात। और अगला पॉइंट है, सामवेद से सारे गा मा पा धा नी सा मिलता। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स की जो संगीत के जो 7 स्वर हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो कहाँ से मिले हमें? सामवेद से। तो ये थे हमारे सामवेद से कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट 3। अब आगे देखेंगे यजुर्वेद से। तो यजुर्वेद को देखिए फ्रेंड्स, यजुर्वेद के गद्य व पद दोनों में वर्णित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में वर्णित है। तो कौन सा आ जाएगा? यजुर्वेद। अब अगला पॉइंट है, इनमें हाथी पालने का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? हाथी पालने का यजुर्वेद में, यानी यजुर्वेद में हाथी पालने का उल्लेख ही मिलता है। अगला पॉइंट है, यजुर्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख राजसूय और वाजपेय का मिलता है। यानी किसका मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख राजसूय और वाजपेयी का। अब आ गया हमारा 4th वेद यानी अर्थवेद। अर्थवेद को वर्म वेद भी कहते हैं। और सबसे नया वेद भी क्या है? सबसे नया वेद भी हमारा कौन सा है? अर्थवेद। आपको ये भी ध्यान में रखना, सबसे नया वेद है अर्थवेद और सबसे पुराना क्या जाएगा? ऋग्वेद। अर्थवेद में फ्रेंड्स, अर्थवेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र, विज्ञान व भारतीय औषधि का संबंधित जानकारियां मिलती हैं। तो किस में मिलते हैं? टोना, जादू, तंत्र मंत्र, विज्ञान के वह हमारे मिलते हैं अर्थवेद में। और इसके अगला पॉइंट है, इसमें 3 उपनिषद हैं। कौन कौन से? मुंडक, मुंडक्यू व प्रश्न उपनिषद। ये इसके 3 उपनिषद थे। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया नोट, यानी वेदांगों की कुल संख्या कितनी थी? 6 थी। तो वेदांगों की भी आपने संख्या याद रखनी। कितनी संख्या थी इसकी? 6। चलिए फ्रेंड, अब करते हैं हमारे यानी वैदिक सभ्यता से MCQ क्वेश्चन जो परीक्षाओं में हमें से पूछे जाते हैं और बार बार अन्य प्रकार की परीक्षाओं में आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको दिख गया स्क्रीन पे, क्या कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था आपको, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अर्थवेद क्या है? सबसे नया वेद है। और सोमवेद क्या है? संगीत का जनक है। और यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। तो आपको ये चारों के चारों पॉइंट इन वेदों से आपको याद रखना है। यानी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे नया अथर्ववेद है, सामवेद संगीत का जनक है, और यजुर्वेद में क्या है? गद्य और पद का में वर्णित है। यानी गद्य और पद में वर्णित हमारा यजुर्वेद आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी वेद का अर्थ क्या होता है? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ज्ञान। ज्ञान वेद का अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाना जाते थे। तो निष्क नाम से क्या जाना जाता था? हमें यह बताना कि जो प्राचीन यानी हमारे वैदिक सभ्यता थी उसमें क्या जाना जाता था। तो यानी निष्क किसका नाम था? स्वर्ण आभूषण का। यानी किसका था? स्वर्ण आभूषण का। और ये भी याद रखना है, हमारी 2 सभ्यता थी, एक तो ऋग्वैदिक काल सभ्यता थी और एक उत्तर वैदिक काल सभ्यता थी। और ये निष्क जो हमारा आभूषण था ये किस सभ्यता का था? उत्तर वैदिक सभ्यता का। यानी उत्तर वैदिक सभ्यता का ये आभूषण था। और ये क्या था? स्वर्ण आभूषण था। और तीसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स इसका? यानी ये किसका आभूषण था? गले का। यानी गले का आभूषण था, ये गले में पहना जाता था। तो आपको ये इससे निष्क से आपको 3 बात याद रखनी। कौन कौन सी? एक तो ये उत्तर वैदिक काल सभ्यता का आभूषण था, और ये एक स्वर्ण आभूषण था, और ये गले में पहना जाता था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? यानी योग के प्रणेता कौन थे? तो ये बताना, आपको देखना क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन ए में पतंजलि है, एक आत्रेय है, एक बाणभट्ट और एक वर्धकांता है। तो क्या जाएगा इसका आंसर? है ऑप्शन ए यानी पतंजलि। और आपको पतंजलि से 2 बुकें लिखी थी पतंजलि ने, आपको वे याद रखनी। कौन कौन सी 2 बुकों की रचना की थी? तो एक तो आ जाएगी हमारी कौन सी? महाभाष्य। यानी महाभाष्य। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी थी? पतंजलि ने। और दूसरी क्या जाएगी हमारी? योग सूत्र
पुस्तक है, यानी दूसरी हमारी है योग सूत्र और पहली कौन सी है हमारी महाभाष्य। तो आपको ये भी याद रखना है कि इन पुस्तकों की रचयिता कौन थे, तो कौन थे हमारे पतंजलि। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण कर्ता कौन था। तो आपको ये बताना कि संस्कृत भाषा की जो व्याकरण उसको लिखने वाला कौन था। तो इसका आंसर क्या जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है कल्लन, कालिदास या मैत्रेय या पाणिनि। तो कौन हो जाएगा, इसका आंसर है पाणिनि। और पाणिनि ने से भी आपको याद रखना, पाणिनि से क्या याद रखना, पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अष्टाध्यायी। आपको ये भी ध्यान रखना, पाणिनि से आ जाएगी अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो पाणिनि। और अगर योग सूत्र और महाभाष्य का आ जाए तो क्या आ जाएगा, पतंजलि। तो ये भी ध्यान में रखना। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। तो हमें ये बताना मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। तो मनुस्मृति को आपको पता होगा क्या आ जाएगा, राज्य व्यवस्था, यानी क्या आ गया हमारा राज्य व्यवस्था। और एक इससे आपको मनुस्मृति से आपको याद रखना कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आपको ये भी याद रखना कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यानी वैदिक युग से राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे। यानी प्रश्न है कि वैदिक युग से राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे। तो उसे क्या कहते थे फ्रेंड्स, उसे कहते थे बलि। यानी क्या नाम था उसका, ऑप्शन ए यानी बलि कहते थे उसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यानी भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। तो किसमें खोजा जा सकता है भारतीय संगीत का, और मैंने बता भी दिया आपको भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, सामवेद को। और तो इसका हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी यानी सामवेद संहिता में। तो किसमें उद्गम खोजा जा सकता है भारतीय संगीत का, तो हमारे ऑप्शन सी यानी सामवेद संहिता में। ठीक, अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो किस फसल का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को, ऑप्शन देखना है, यानी जौ, चावल, गेहूं व तंबाकू। तो किससे नहीं था, हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तंबाकू। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि तंबाकू का जनक कौन सा देश है, तो क्या जाएगा, चीन। यानी तंबाकू का जनक कौन हो जाएगा, चीन। यानी चीन की देन है जो तंबाकू, और तंबाकू का जो हमारे वैदिक काल के लोग थे उनको इसका कोई ज्ञान नहीं था, यानी इसकी फसल का कोई ज्ञान नहीं था। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते थे, किसे मानते हैं। आपको ये बताना कि आयुर्वेद के वेद यानी वेद कौन होता है, डॉक्टर, और चिकित्सक का भगवान किसे मानते हैं, तो किसे मानते हैं, ऑप्शन सी यानी धन्वंतरी को। आपको ये याद रखना है कि धन्वंतरी को क्या मानते हैं, आयुर्वेद का वेद यानी चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को कहते हैं। और धन्वंतरी से आपको याद रखना है कि एक हमारी श्रीमद् भागवत पुराण है, उसमें धन्वंतरी को क्या कहा गया है। आपको ये बताना कि उसको धन्वंतरी को क्या कहा है, जो हमारे श्रीमद् भागवत पुराण है इसमें विष्णु का अंश कहा गया है। क्या कहा गया है, विष्णु का अंश। आपको ये भी याद रखना कि किस पुराण में धन्वंतरी को विष्णु का अंश कहा गया है, किसको कहा गया है, भागवत को। और आपको ये भी पता होगा इसके रचयिता कौन है, व्यास। ये व्यास के द्वारा रचित पुराण है कि
श्रीमद् भागवत पुराण में धन्वंतरी को विष्णु का अंश कहा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्री कहा गया? तो आपको ये बताना फ्रेंड्स, वेद त्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी के लेवल का क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। वेद त्रिय किन 3 वेदों को कहा गया? तो आपको ये ध्यान रखना, जो हमारा चौथा वेद था जो लास्ट में जुड़ा था उसको छोड़ के बाकी उससे पहले जो 3 वेद थे वही क्या जाएंगे, वेद त्री। तो कौन कौन से थे वे तीनों के तीनों वेद? पहला था ऋग्वेद, दूसरा था सामवेद, तीसरा था यजुर्वेद। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों नाम किस ऑप्शन में है? तो हमारे ये तीनों के तीनों नाम किस में है? ऑप्शन है सी में। तो क्या जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है सी, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो हमें यह बताना कि सबसे पहले किस धातु का वैदिक लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो यानी जो हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो अनाज है जो वैदिक लोग के सभ्यता के लोग थे उन्होंने सबसे पहले किया था। तो क्या जाएगा इसका आंसर? यानी जो यानी जो अनाज था जो सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फ्रेंड्स, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो आपको बताना, देखिए ऑप्शन में क्या, जौ, चावल, दूध और इसके उत्पादक सब्जियां और फल, और चावल और तो दालें। तो हमें क्या बताना है, जो वैदिक आर्य के जो प्रमुख भोजन था वो क्या था? ऑप्शन ए, यानी चावल और जौ। यानी चावल और जौ हमारे किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। अब हमें अगला देखना है कि अगला क्वेश्चन क्या हमारा, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन है बी, ऋग्वेद। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो हमें ये बताना सत्यमेव जयते ये शब्द कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा फ्रेंड्स। तो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अब सत्यमेव जयते से याद रखना, इसका अर्थ क्या होता है सत्यमेव जयते का? यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये सत्यमेव जयते क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, ये भी पूछ सकता है। यानी भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य वो कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। और ये पूछ ले कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यानी 17 का क्वेश्चन क्या है? वैदिक काल में किस पशु को अगन्या माना गया था? यानी किस पशु को अगन्या माना गया? और अगन्या का मतलब क्या होता है? मारने योग्य न हो, यानी जो मारने योग्य न हो उसे अगन्या माना गया। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर? यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी गाय। यानी क्या हो जाएगा? वैदिक काल में गाय पशु को अगन्य माना गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में क्या दिया है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या क्या है? हमारी पुराणों की संख्या है 18। अब पुराणों से आपको याद रखना कि सबसे पुराना पुराण क्या? तो मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। और पुराणों के रचयिता पूछ ले हमसे कि पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता कौन आ जाएंगे? लो मरस ऋषि। कौन आ जाएंगे? पुराणों के रचयिता कौन है? लो मरस ऋषि। ये क्वेश्चन रह गया फ्रेंड्स, वो और बता दीजिए, उसका आंसर आपको देना होगा।
तो उसका वो प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, पंचतंत्र के लेखक कौन है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं कितने फ्रेंड्स राइट आंसर देते हैं इसका, यानी पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसका आंसर आपको देना। और इसी क्वेश्चन के साथ फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास में इतने क्वेश्चन तो होते हैं। आज की हमारी क्लास यही खत्म। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए आपको अच्छे से लगे और अच्छा नॉलेज मिला तो फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमफोर्थ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप 90-533 90-517 पे SMS कर सकते हैं एडमी ग्रुप लिख के। तो आज की क्लास में इतना फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बड़े अच्छे से टॉपिक के साथ। इतने अलविदा।